Hello everyone, myself Saima Mirza. This is my channel Science Hub. Here in this channel you get free online classes for 10th class and also some important topic for JK SSB exams also. यहाँ आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा और पीडीएफ या मटेरियल के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल साइंस हब ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. And also don't forget to like, share and subscribe दिस चैनल. और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा. सो गाइस, स्टे विद मी फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट टू नो हाउ आई टीच. सो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से. जो आज का हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन. अब ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है? जब एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो हम कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है. यानी कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू एन अदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. जब एक केमिकल सब्सटेंस, जब कोई एक चीज़ एटम और मॉलिक्यूल दूसरे में चेंज हो जाता है, एटम और मॉलिक्यूल्स में और केमिकल सब्सटेंस में, हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल हमारे पास है सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एक्स्ट्रा, ये सब केमिकल रिएक्शन है. देखो यहाँ पर हमारे पास मिल्क किस में चेंज हो रहा है, कर्ड में. जब कोई सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल हमारे पास मिल्क है, जब मिल्क चेंज होगा कर्ड में, ये हमारे पास न्यू सब्सटेंस क्या बना, कर्ड. ये जो कर्ड होगा इसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो बिल्कुल अलग होती है किससे, मिल्क से, यानी कि जिससे वो बना है. यानी कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है, जो चीज़ पहले हम ले रहे हैं उसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो न्यू चीज़ बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट. केमिकल रिएक्शन में के अंदर क्या होता है, हमने जैसे मैंने अभी बताया कि जो नया सब्सटेंस दैट इज कर्ड बना, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं उसके ओरिजिनल सब्सटेंस से. सो इन अ केमिकल रिएक्शन हम ये भी कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकल चेंज हो रही है. क्या हो रहा है, केमिकल चेंज. वन मोर थिंग इसके अंदर ये आती है कि जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है, सिर्फ वहाँ पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम. यानी जो रिएक्टेंट में एटम होते हैं वही प्रोडक्ट में होते हैं, लेकिन उनकी रीअरेंजमेंट होती है, दोबारा से अरेंजमेंट होती है, वो अपने आप को अलग तरह से अरेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन. यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की एग्जाम्पल दी गई है कि अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करेंगे एयर में, एयर से लेने ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब ये जो हमारे पास मैग्नीशियम है इसको हम क्या कहेंगे, और ऑक्सीजन इसको हम कहेंगे रिएक्टेंट, और जो हमारे पास न्यू चीज़ बन रही है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है, वो हम कहेंगे दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो है हमारे पास प्रोडक्ट. अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं इस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से. बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद सैंड पेपर. अब केमिकल रिएक्शन करने से पहले, यानी कि मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले क्या किया जाता है, जो मैग्नीशियम है उसको सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है. ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि जो मैग्नीशियम के ऊपर प्रोटेक्टिव हमारे पास लेयर बनी होती है वो क्या हो जाए, वो बिल्कुल क्लियर हो जाए. दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबर. अब हमने ये पढ़ा कि रिएक्शन हो रही है, हमारे पास कोई भी सब्सटेंस कंबाइन हो रहा है, एक नया सब्सटेंस बना रहा है, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है. इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिले. अब इन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ये है हमारे पास रिएक्टेंट, और जो न्यू चीज़ बन रही है वो है हमारे पास प्रोडक्ट. हियर व्हाट इज रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट. फॉर एग्जांपल इन दिस रिएक्शन हम क्या कहेंगे, जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है हमारे पास वो क्या है, रिएक्टेंट. एंड नो व्हाट इज प्रोडक्ट, और जो हमारे पास न्यू सब्सटेंस बन के सामने आ रहा है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट.
नो व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या होता है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट। तो जो नया सब्सटेंस बन रहा है केमिकल रिएक्शन के बाद, ये हम केमिकल रिएक्शन ले रहे थे मैग्नीशियम की, ये हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट थे। हमारे पास जो नया सब्सटेंस कौन सा बन रहा है, वो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज MgO। और इस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शन होती है इनकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है? फर्स्ट है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी कोई रिएक्टेंट आपस में मिल रहा है, अगर वहाँ पर गैस निकल रही है, हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। The chemical reaction between zinc and dilute sulfuric acid is characterized by the evolution of hydrogen gas. यहाँ पर हमारे पास लिया गया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। ये हमारे पास बना रहा है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ गैस, और यहाँ पे हमारे पास कौन सी गैस निकल रही है? H2, दैट इज हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? चेंज ऑफ कलर। कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है हमारे पास चेंज ऑफ कलर भी होता है। जो कलर होता है रिएक्टेंट का वो क्या हो जाता है? जब प्रोडक्ट बनता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल ली गई है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। कि जब रिएक्शन होती है सिट्रिक एसिड और पोटाशियम परमैंगनेट में, पोटाशियम परमैग्नेटिक सोल्यूशन हमने लेना है। जो इसका कलर था पोटाशियम परमैग्नेट का वो था पर्पल, लेकिन जब उसको हमने रिएक्ट किया गया सिट्रिक एसिड के साथ, जो हमारे पास प्रोडक्ट आया उसका जो कलर था वो कैसा हो गया? फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। दैट इज कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है? चेंज इन कलर। और कहीं पर कलर चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। कि जब कोई भी सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज करता है, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस में चेंज हो, या डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में चेंज हो रहा है, तो तब भी वहाँ पर क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन। द कंबस्शन रिएक्शन ऑफ कैंडल। यहाँ पर कैंडल की एग्जाम्पल ये कि जब हम कैंडल को जलाते हैं तो क्या होता है? द कंबस्शन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड gas. Because the wax is a solid, water formed by the combustion of wax is a liquid at room temperature, whereas carbon dioxide produced by the combination of wax is a gas. जब हम कैंडल को जलाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या होती है? स्टेट जो होती है वो चेंज हो जाती है। सबसे पहले जो हमारे पास कैंडल अगर हम देखें वो कौन सी फॉर्म में होती है? सॉलिड में होती है। कि जब हम जलाते हैं उसको बर्न करते हैं तब आपने देखा होगा कि वो जो आग के नीचे होता है वो पानी पानी सा होता है, यानी कि जो सॉलिड से हमारे पास जो लिक्विड में चेंज हो जाता है, जो कैंडल मेल्ट होके चली जाती है लिक्विड में, और आपने देखा होगा कि बाद में उसमें से धुआं वेपर्स निकल के बाहर जाता है, यानी कि वो गैस में चेंज हो रहा है। ऐसे ही कहीं किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जब हमारे पास कोई सी स्टेट चेंज होती है तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम वाटर टू फॉर्म स्लेक लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय राइज इन टेम्परेचर विच इज अ चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर एग्जांपल ली गई है क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज CaO। जब कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम वाटर को किसके साथ रिएक्ट किया जाता है? स्लेक लाइम के साथ, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ, तो वहाँ पर क्या होता है? जो टेम्परेचर है वो राइज होता है, यानी कि हमारे पास हीट निकलती है। थस अगर हमारे पास कहीं पर भी टेम्परेचर राइज हो रहा है तो हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है हमारे पास वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कि प्रेसिपिटेट कैसे बनते हैं? प्रेसिपिटेट होते क्या हैं? ये देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर में मैंने लिखा हुआ है, प्रेसिपिटेट द इनसॉल्युबल सॉलिड विच सेटल डाउन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कि जब कोई सी भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है, जो सॉलिड सब्सटेंस नीचे बॉटम में बैठ जाता है, सेटल हो जाता है, वो इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल सॉलिड जो नीचे बैठ जाता है बॉटम में, हम उसको क्या कहते हैं? वो हमारे पास प्रेसिपिटेट। द केमिकल रिएक्शन
between sulfuric acid and barium chloride solution is characterized by the formation of a white precipitate of barium sulfate। तो जब हमारे पास रिएक्शन होती है सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4, तो ये हमारे पास क्या बनाता है BaSO4। तो हमारे पास क्या बनते हैं BaSO4 के PPT यानी कि प्रेसिपिटेट, और ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं ये नीचे बैठ जाते हैं, दीज आर सेटल्ड डाउन, इसके लिए हम डाउन एरो लगाते हैं, प्लस HCl हमारे पास बना। तो अगर हमारे पास कहीं पर भी प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या हो रहा है केमिकल रिएक्शन। पॉइंट टू रिमेंबर में मैंने प्रेसिपिटेट आपको बता दिया, कोई भी इनसॉल्युबल सॉलिड जो विच सेटल डाउन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है कोई सा भी इनसॉल्युबल सॉलिड जो नीचे सेटल हो जाता है तो हम कहते हैं वो क्या हमारे पास प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट हमारे पास क्विकलाइम। क्विकलाइम का केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज CaO। स्लेक लाइम हमारे पास होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2। अब ये केमिकल चेंज होती क्या है, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। देखो जब केमिकल चेंज होती है तभी जाके केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होती है। When the composition of a substance is changed which require the breaking and forming of a chemical bond। जब किसी भी सब्सटेंस की सपोज हम रिएक्टेंट ले रहे हैं उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है यानी कि उसके ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड बनते हैं, तभी ही जाके हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, यानी कि हमारे पास क्या होती है केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हम करेंगे, होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे नीचे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल या फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि वो क्या है केमिकल इक्वेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। कहता है किसी भी हम जब केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल और फार्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या है केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल इन जनरल हमारे केमिकल रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए हमारे पास कोई सा भी रिएक्टेंट है प्लस बी कोई सा भी रिएक्टेंट एंड दिस गिव्स अस C प्लस डी, दैट इज C प्लस डी हमारे पास हो गए प्रोडक्ट। इन दिस इक्वेशन A एंड B आर कॉल्ड रिएक्टेंट और C और D को हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स। द एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। हमने ये तो पढ़ लिया कि जो हमारे पास A प्लस बी है वो क्या है रिएक्टेंट R, और जो C प्लस डी है वो क्या हमारे पास प्रोडक्ट यानी कि P। और ये जब एरो है, ये एरो किस लिए बीच में लगाया हुआ है, ये एरो क्या करता है, क्या हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कंडीशन इफ एनी इज रिटन जनरली अबव द एरो। कहता है अगर कोई सी भी कंडीशन होती है यानी कि अगर ये हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है, सपोज दिस इज एरो ए, दिस गिव्स अस बी, हम और हमारे पास कंडीशन है कि जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट से हो रही है, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई सी भी कंडीशन होगी, सपोज लाइट में हो रही हो या हीट में हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रही है, वो हम एरो के ऊपर ऐसे सिंबल्स की फॉर्म में लगा देते हैं। अब आगे एग्जांपल दी गई है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, कि जब हमारे पास हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमारे पास क्या देता है वाटर। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दिस गिव्स अस वाटर। अब इस रिएक्शन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दिस गिव्स अस वाटर, इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। और अब हम इसको सिंबल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि केमिकल इक्वेशन के आगे हमारे पास H2 प्लस O2 दिस गिव्स अस वाटर। In the first equation words are used and in second symbol of substances are used to write the chemical equation. For convenience the symbol of substance is used to represent chemical equation। ये हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज दिस,
इसमें हमने क्या यूज़ किए, वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उनके पूरे का पूरा नेम यूज़ कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। और इस सेकंड में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ओनली सिंबल, दैट्स हाइड्रोजन का सिंबल हमारे पास H2, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखे हुए, दिस गिव्स अस वाटर। तो अब क्या कहते हैं कि जो ये सिंबल होते हैं किसी भी सब्सटेंस, जैसे हाइड्रोजन का हमने H2 यूज़ किया, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशन को। अब ये जो केमिकल इक्वेशन होती है ना हमारे पास, इसको दो तरह में डिवाइड किया गया है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये जो ऊपर हमने लिखी हुई H2 + O2 H2O, अगर इसको देखा जाए तो ये क्या हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और नहीं है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है, वो केमिकल इक्वेशन होती है जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड, हर एक एलिमेंट के वो क्या हो, इक्वल हो। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास कितने 2, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना 1। हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है। हम नीचे इनको एक्सप्लेन करते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको बैलेंस कैसे किया जाता है। फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रखो कि ये जो केमिकल इक्वेशन है ये हमारे पास बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम है वो इक्वल नहीं है, बोथ ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। यहाँ पर हाइड्रोजन तो इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। नो नेक्स्ट स्टार्ट विथ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है, इनमें एक रिएक्शन ली गई है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, दिस गिव्स अ जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो जो नंबर ऑफ जिंक कितने 1 है, यहाँ पर भी Zn 1 है, H2 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी H2 क्या है 1, SO4 यहाँ पर 1 है और SO4 यहाँ पर कितना है 1। अब यहाँ पर जो हमारे पास जिंक था वो भी 1 था, ये भी 1 था, H2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 4। देखो जो नंबर ऑफ हमारे पास एलिमेंट है, नंबर ऑफ एटम है हर एक एलिमेंट के सेम है ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, तो हम क्या कहेंगे ये जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस है। ऊपर जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी H2 + O2, यहाँ पर हमारे पास सेम नहीं थे, यानी कि ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड 2 एटम थे और यहाँ पर सिर्फ 1 था। हम ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। और वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ रिएक्टेंट इनसाइड सेम होते हैं, हम क्या कहते हैं, ऐसी रिएक्शंस को बैलेंस केमिकल इक्वेशन। In this equation, number of zinc, hydrogen, sulfate are equal on both sides, so it is a balanced chemical equation. No, according to law of conservation of mass, ये जो law of conservation of mass वो क्या कहता है, जैसे हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा law of conservation of energy, which can say energy can neither be created nor destroyed but can be converted from one form to another. Law of conservation of mass भी यही कहता है, mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. To obey this law, the total mass of element present in reactant must be equal to the total mass of element present in product. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो मास है वो ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। बस क्या होता है, जो हमारे पास यानी कि जो हमारे पास टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स का होगा ऑन रिएक्टेंट साइड वो किसके बराबर होगा, मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड, यानी कि टोटल मास ऑफ द एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट बैलेंस केमिकल रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। जो हमारे पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसके तो नाम से ही पता चलता है, यानी कि इक्वल जहाँ पर नहीं होते। If the number of atom of each element in reactant is not equal to the number of atom of each element present in the product, then the chemical equation is called unbalanced chemical equation.
हम ये एग्जांपल लेते हैं फिर इसको समझते हैं। Fe हो गया हमारे पास आयरन, आयरन प्लस वाटर, ये हमारे पास बन गया Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन। अब इस केस में हमारे पास देखो यहाँ पर आयरन कितने नंबर ऑफ एटम, आयरन के पास कितने 1, यहाँ पर हमारे पास कितने हैं 3, H कितने हमारे पास 2, यहाँ पर H2, ये तो बैलेंस है, ये तो सेम है, बैलेंस नहीं हम कह सकते हैं कि सेम है। ऑक्सीजन 1 और यहाँ पर ऑक्सीजन 4। अब देखो जो नंबर ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन, ये हमारे पास रेक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सेम नहीं है। आयरन रेक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 3 है। ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो रेक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में कितना हमारे पास 4। दस हम ये कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, और वी कैन से दैट, यानी कि ऐसी रिएक्शंस, ऐसी केमिकल इक्वेशन जहाँ पर नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट सेम, सेम नहीं होते टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड, हम ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। नीचे यही लिखा हुआ है, इन दिस एग्जाम्पल आर नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट आर नॉट इक्वल ऑन टू साइड्स ऑफ द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड only one iron atom is present while 3 iron atom are present on the right hand side, therefore it is an unbalanced chemical equation। अभी तक हमने ये पढ़ा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स आर सेम ऑन बोथ साइड्स, पर क्या होते हैं सेम, जबकि जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है हमारे पास नंबर ऑफ एटम बोथ साइड में सेम नहीं होते। अब हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा बता दूंगी कि एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। मैं डिफरेंट एग्जांपल्स लेके आऊँगी और फिर मैं आपको करवाऊँगी कि बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशंस को। ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये बहुत ही इजी थिंग होती है। बस एक बार आपको समझ आ जाए तो फिर आप इजीली से कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल लेके आप खुद ट्राई कर सकते हो, और ये बहुत ही ईजी होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। जस्ट देख के पहले इसको डर लगता है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ईजी होता है और बहुत ही। एंड प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, और हम बाद में थोड़ी देर बाद में दोबारा से एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें हमारे पास होगा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। थैंक यू।